नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित समिति की रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि लोकल नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन को जब स्थानीय लोगों ने हिंसा की जानकारी दी तो फिर किसके इशारे पर पुलिस का एक्शन देखने को नहीं मिला? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? क्योंकि रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस हिंसा के दौरान हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिससे कि वहां पर लगी हुई आग को बुझाया ना जा सके और वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाकाम बता दिया। दावा यह किया है कि बंगाल सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। सवाल यह है कि लोगों ने जब जानकारी दी तो फिर पुलिस प्रशासन आखिर तमाशबीन क्यों बना रहा? आखिर मुर्शिदाबाद को दंगों की चपेट में आने के लिए किसने मजबूर किया? जिन लोगों की हिंसा में जान गई, जिन लोगों ने पलायन किया, उन लोगों का क्या कसूर था? वैसे इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ था। आज दहाड़ में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप सुनिए। न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है? ये भाजपा जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, वो लोग पहलगांव में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रुक नहीं सके। दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर ये इसका विरोध करेंगे। हाईकोर्ट के अधीन इंक्वायरी हुई है तो इंक्वायरी के हिसाब से जो कार्यवाही बनती है वो किया जाना चाहिए, उचित होना चाहिए। टीएमसी के पास में अवसर है कि वो आगे जा सकती है कि इंक्वायरी दुरुस्त नहीं है। अगर इंक्वायरी सही है तो काउंसलर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए सवालों को सामने रखते हैं और फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। आज पहला सवाल रहेगा मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट, उपद्रवियों को किसका सपोर्ट? मुर्शिदाबाद पर रिपोर्ट, टीएमसी नेता पर हिंसा भड़काने का आरोप, बंगाल का एजेंडा फिक्स, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, सियासी नफा नुकसान तो छिपाए हिंसा के निशान, जांच में दूध का दूध पानी का पानी, अब क्या बनेगी कहानी? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर साहब अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। केतन जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, अशोक शर्मा टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा है और अब से थोड़ी देर बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स अभी बीजेपी और टीएमसी के साथ हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अवधेश जी आपके साथ में चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं और साथ ही यह भी समझना चाहती हूं कि क्या बंगाल में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है? क्या ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ अपना वही एजेंडा चला रही हैं? और एसआईटी की जांच रिपोर्ट किस तरीके से ममता सरकार के फेल्योर को रिफ्लेक्ट करती है? देखिए, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में मोटा मोटी वही बात है जो देश के सामने थी। केवल इतना ही हुआ है कि चूंकि हाई कोर्ट ने ये कमिटी, ये जांच एसआईटी बनाई थी, तो ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी 34 पेज की रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार यह बात सही है कि लोग चिल्लाते रहे, पुलिस उनके पास नहीं पहुंची, लेकिन स्वयं पुलिस के जब एसटीपीओ का पिस्तौल छीना गया है, जब वहां पुलिस वाले पर पत्थरों से, रॉड से, पेट्रोल से हमले हुए हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाई जाने लगी है, उसके बाद पुलिस को बीएसएफ को बुलानी पड़ी थी। पुलिस ने स्वयं बीएसएफ को बुलाया और उसके बाद पुलिस की जांच बची है। तो पुलिस ने 34 पेज की अपनी रिपोर्ट पेश की थी हिंसा के तुरंत बाद, 6-7वें दिन ही।
और उसमें पूरा विवरण दिया था कि क्या स्थिति थी, किस जगह पर भीड़ इकट्ठी हुई, कितने बजे हिंसा शुरू हुई, किस ढंग से लोगों को मना करने पर नहीं माने, किस ढंग से घर जलाए गए, सड़कें रोकी गई, पुलिस ने ही यह विवरण दे दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि ममता बनर्जी इसको स्वीकार नहीं कर रही थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीएसएफ ने बांग्लादेश से बुलाकर दंगे करवा दिए हैं, हमारे राज्य के लोगों की इसमें भूमिका ही नहीं है। दूसरा आरोप है था तो भाजपा के द्वारा प्रायोजित है और बीएसएफ भाजपा के इशारे पर काम कर रही है ये। और उसके बाद ममता बनर्जी ने जो दूसरा काम किया था वो इमामों का एक सम्मेलन पश्चिम कोलकाता में बुलाया था। हम लोगों को लगा कि इमाम का सम्मेलन बुला रहे हैं तो उसमें बातचीत करेंगे कि हम सब लोग चलें वहां शांति स्थापना की पहल करें। लेकिन इमामों के सम्मेलन में पीड़ितों की बात करने की बजाय वो आरएसएस बीजेपी पर हमला कर रही थी पूरा, कि उसने दंगे कराए थे, बीएसएफ दंगे करा रही है। तो ये भयावह परिस्थिति थी। तो ये जो कोई बेटबाना गांव का मामला हो जहां 113, वहां तो है कि पहले घर जलाया, फिर बाद में आके चेक किया गया कि कोई घर बचा हुआ तो नहीं है, और घर बचा हुआ है तो उसको दोबारा जलाया गया है। किरासन तेल से महिलाओं के कपड़े जला दिया गए कि महिलाओं के पास पहनने के लिए कुछ न रहे। पानी के कनेक्शन रोक दिए गए। कुछ जगह तो बताया गया कि तालाब और उसमें मछलियां मरी पाई गई थी, इसलिए पाया गया कि उसमें जहर डाल दिया गया कि पानी भी नहीं रहे। तो ये भयानक स्थिति थी। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स अलग बात है। ममता बनर्जी को 30% मुस्लिम वोट की अगर चिंता है वो चिंता करें, उनको वोट लेने का अधिकार है। लेकिन भारत देश में क्या जहां हिंदू किसी जिले में कम संख्या में हो वहां मुस्लिम या कोई भी अपने को वहां बहुसंख्यक मानकर इस प्रकार से उन पर हमले करेगा, हिंसा करेगा, और उसके बाद सरकार उनके साथ, पीड़ित के साथ नहीं खड़ी होगी। आप देखिए, लोग मालदा गए थे, मालदा में भी नहीं ठहरने दिया गया। बहुत लोगों कहा कि तुम गांव में चलो, डर से उनको फिर गांव में आना पड़ा। यह स्थिति वहां बनी है। अभी तक लोगों के अंदर यही भय है, किसी का घर बना नहीं है। अब जाकर देखाइए। मेरा तो एक ही सवाल उस समय भी था कि अगर किसी को वक्फ कानून का विरोध करना था, वो विरोध कर सकता था, वो सही या गलत होता। लेकिन उसमें हिंदुओं का वहां का क्या दोष था कि वक्फ के नाम पर आप हिंदुओं के घर जला रहे हैं, मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है, महिलाओं को कहा जा रहा है कि महिलाओं को गंदी गंदी गालियां, उनको सेक्स करने के लिए कहा जा रहा है, पति को छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ। ये सब किसने दिया है? और पश्चिम बंगाल के प्रशासन कहां थी? फिर गवर्नर ने भी इस पर केंद्र को रिपोर्ट दी थी। गवर्नर ने साफ कहा था कि यहाँ उग्रवादी तत्व यहाँ सक्रिय है, सांप्रदायिक तत्व, इस जिले को पश्चिम बंगाल भारत से तोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें 356 एक विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। केंद्र को बोला था कि आप कानूनी और संवैधानिक जो भी रास्ते हो सकते हैं वो देखिए। 356 की अभी आवश्यकता नहीं है। तो गवर्नर बोस का भी एक बड़ी रिपोर्ट आई थी। तो जो आज रिपोर्ट आई है उससे केवल इतना हुआ है कि अब यह मामला फिर नए सिरे से सामने आया है। हाई कोर्ट की कमेटी है, चूंकि इसमें पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के भी मेंबर्स है, केंद्रीय मानवाधिकार का आयोग है, पश्चिम बंगाल विधि प्राधिकरण की रिपोर्ट है। तो अब इस रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। ठीक है। और इसमें तो अब मैं तो दो सवाल इसमें पूछा जाना चाहिए ममता बनर्जी से। इसमें टीएमसी के एक नेता का भी नाम सामने आया। नहीं, टीएमसी के सुनिए। हाँ सर। नहीं, वो तो वहां के नगर पालिका का अध्यक्ष है, वो केवल पार्षद नहीं है। महबूब आलम वहां के नगर पालिका का अध्यक्ष था। वो बता रहा था कि इस घर को जलाओ। ठीक है। स्थानीय पार्षद थे। मस्जिद में लोग इकट्ठे हुए भारी संख्या में, मस्जिद में भाषण हुआ कि निकलो करो। और यहां तक कि वहां के जो सांसद हैं उन पर भी लोगों ने आरोप लगाया कि उनका साथ था, उनके यहाँ फोन किया जाता रहा, किसी ने हमारी मदद नहीं की। ठीक है सर। तो चूंकि डायरेक्ट कोर्ट की रिपोर्ट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट महबूब आलम का है। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अशोक जी, बहुत गंभीर सवाल रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उससे उठते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है। न सिर्फ सरकार का फेलियर बल्कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट इस रिपोर्ट में क्लियरली इंडिकेट होता है। बंगाल में हिंदुओं को सियासी आग में आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने क्यों फेंक दिया? इतना एंटी हिंदू माइंडसेट क्या ममता बनर्जी का है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि एसआईटी ने जो भी रिपोर्ट दिया है, हम एसआईटी की रिपोर्ट के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हम जरूर
आगे जो है उस रिपोर्ट पे जाएगी, क्योंकि आप अगर टीएमसी को कटघरे में लाएंगे आवाज तो हमें तो अपनी सफाई के लिए आगे जाना ही पड़ेगा। मुद्दा है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान और हिंदू की जो लड़ाई पैदा करने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखता है कि जो पहलगाम में जो हिंदू लोग मारे गए, वो पहलगाम के जो हिंदू लोग थे वो क्या हिंदू नहीं थे क्या? वहां पे जो मारने वाले क्या पश्चिम बंगाल के लोग थे? पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं, आज तक मुर्शिदाबाद में जब बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा कांड हुआ था तो मुर्शिदाबाद में कुछ नहीं हुआ। जब इलेक्शन आता है तो पश्चिम बंगाल में किसी न किसी तरह का एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जाता है, इस षड्यंत्र के साथ पश्चिम बंगाल में एक नई कहानी भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे पास, हमारी पुलिस के पास एक रिपोर्ट है कि जिस समय वहां पे ये जो रैली निकली थी, वक्त बोर्ड की जो इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जो आयोजित किया था, उस समय क्या इनको पता नहीं था कि बंगाल में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, कौन कौन से स्टेट में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं? वहां पे इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि भाई उनके ऊपर क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा। इन्होंने किसी को साथ में नहीं लिया और इन्होंने लोकसभा में संविधान को हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या अशोक जी? मैं इसलिए कर रहा हूँ मैडम। ममता बनर्जी ने क्या कहा था? ममता बनर्जी ने कहा था, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग जो पश्चिम बंगाल में आकर हिंसा करते हैं? कौन थे ये लोग? पता चला? पता चला? मुर्शिदाबाद में कुछ नहीं हुआ। पता चला? अभी हुआ कि नहीं हुआ? ये तस्वीरें झूठी हैं जो चल रही हैं स्क्रीन पर। ये एक बेग प्लान क्यों किया गया? ये अभी जो चल रहा है ये सब झूठ है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को मानेंगे? रिपोर्ट अभी आई है मैडम। नहीं, आपने रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है क्या? मैंने रिपोर्ट पढ़ा है मैडम। क्या है उस रिपोर्ट में? क्या कलकत्ता हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? सर है, बिल्कुल है। मैं पूछ रही हूँ आपने रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये बताइए। हमने क्या? आप रिपोर्ट को झूठा बताते हैं ना? मैं रिपोर्ट को झूठा मैंने बोला ना। मैं आप ऊपर क्यों जाएंगे? क्योंकि आप उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए पूछ रही हूँ। उस रिपोर्ट को आप झूठा मानते हैं फिर? बोलने का मतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट जो रिपोर्ट दे दे उसके ऊपर हम नहीं जाएं। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या जो रिपोर्ट सबमिट की गई उस रिपोर्ट को टीएमसी गलत मानती है? हमने कभी न्यायपालिका के ऊपर हम नहीं गए। अरे सर, मैं पूछ रही हूँ कि जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये बताइए। छुपाया गया है मैडम, बहुत से तथ्यों को छुपा दिया गया। जो तथ्य उसमें मौजूद है क्या वो तथ्य है या नहीं है? कुछ रिपोर्ट है कि जब वहाँ पे मुर्शिदाबाद में 2 लड़के को पकड़ा गया था बम के साथ रेल लाइन में, जो बिहार से आए हुए थे, वो भी हमारी पुलिस ने पकड़ा था। वो तथ्य तो सामने आया नहीं। भाई वो तथ्य क्यों नहीं आया एसआईटी की रिपोर्ट में? दूसरा कि कुछ लड़के वहां पे मुसलमान का कपड़ा पहन के, और वहां पर जो है बिहार से आए हुए कुछ लड़के थे जिनका नाम था आशीष कुमार, जिसको पुलिस ने पकड़ा था, वो भी तथ्य रिपोर्ट में कहीं नहीं आया। अगर एक वक्त बोर्ड की वहां पे रैली निकलती है तो ये रिपोर्ट जो आप चाहेंगे उस रिपोर्ट में वो शामिल रहेगा सर, या जो रिपोर्ट जांच समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी उसमें वो शामिल रहेगा? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। अशोक जी सुनिए, अशोक जी एक सेकंड, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। मुझे बस इतना बताइए, मैं बहुत सीधी बात आपसे कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट गठित होती है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर, वो अपनी जांच करती है, उस जांच के बाद वो कुछ तथ्य सामने रखती है। वो तथ्य क्या टीएमसी गलत मानती है कि वो सब कुछ झूठ है? मैडम देखिए, बताऊं आपको, आप जो सवाल कर रहे हैं, हाईकोर्ट के पास जो रिपोर्ट गई है और जो रिपोर्ट आई है वो 100% हम इसको खंडित नहीं करेगा। अगर इसमें कोई भी आदमी का नाम अगर आया है तो अब आप इसको अगर 100% खंडित नहीं कर रहे हैं तो इसी रिपोर्ट आधारित मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सबसे पहली बात इसमें टीएमसी के नेता का हाथ है। इस रिपोर्ट में कहा गया, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंसा के दौरान हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया जिससे कि वहां पर जो आग लगी है उसको बुझाया ना जा सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब यह बताइए कि पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? क्या सरकार का कोई दबाव था या जानबूझकर पुलिस यह चाहती थी कि वहां पर दंगा भड़के? हिंदुओं के घरों को क्यों निशाना बनाया गया? क्या वहां पर एंटी हिंदू सेंटिमेंट है? ममता बनर्जी एंटी हिंदू हैं और वहां की पुलिस को इस बात की खुली छूट है कि हिंदुओं के साथ जो होता है वो होता रहे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको मुद्दे की बात पे आता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया गया था
तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लिया सर गया मैं था? अभी वक्फ कानून की बात ही नहीं कर रही हूँ, तो दंगा किस चीज के लिए तो हुआ? बाकी जगह क्या विरोध नहीं हुआ वक्फ कानून का? बाकी राज्यों में विरोध नहीं हुआ क्या वक्फ कानून का? मुर्शिदाबाद की तरह जल गए क्या बाकी सब जगह? दंगे हो गए क्या सब जगह? या बंगाल कहीं अलग से आता है कि वहां पर दंगे हो जाएंगे? आप मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद है वो क्या हमारी मुख्यमंत्री हमारे अरे आप बताइए ना सर, आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, आप बताइए कैसे दंगा होने दिया आपने वहां पर? हम कोई दंगा करें? इन्वॉल्वमेंट है क्या आपका? चाहेगी क्या? खुली छूट है क्या टीएमसी की? अच्छा, हमारी सरकार ये चाहेगी कि हम अपने स्टेट में दंगा करें? सर रिपोर्ट तो यही कह रही है, मैं तो नहीं कह रही, ये तो रिपोर्ट कहती है और आपने उस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया। SIT ने रिपोर्ट दिया है, हम ऊपर जाएंगे। आपने अभी उसका खंडन नहीं किया ना, ये सबने सुना, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आप उसका खंडन करते हैं या नहीं करते हैं। मैडम, अगर न्यायपालिका कोई रिपोर्ट अगर देती है तो उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर हम जब रुक जाएंगे तब वो जांच की रिपोर्ट पता चलेगी कि रिपोर्ट सच है या झूठ है। अब आप इसको साबित नहीं कर सकते। अब आपकी बात से किस कंफ्यूजन की तरफ बढ़ा जाए ये सौरभ सिकदर साहब मुझे बता पाएंगे। सौरभ सिकदर साहब, जब जांच रिपोर्ट, एक बात का जिक्र कर रही है, जांच रिपोर्ट टीएमसी का इन्वॉल्वमेंट, सर सुनिए मेरी बात, मुर्शिदाबाद आता है पश्चिम बंगाल में, वक्फ कानून को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन दंगा मुर्शिदाबाद में हुआ और कैसा दंगा हुआ? हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, इस तथ्य को नकार नहीं सकते आप। हिंदुओं के घरों को जलाया गया, इस बात को आप नकार नहीं सकते। वहां पर एंटी हिंदू पॉलिटिक्स होती है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं सर। और क्यों ममता सरकार इस पर आंख बंद करके बैठी रहती है हमेशा? ममता सरकार अंदर करके बैठी हुई है, हमने एक्शन लिया है। किस चीज में हिस्सा लिया आपने? घर जलने दिए, हिंदुओं का पलायन होने दिया, इस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, ये किया है आपने। आपने एक बात बताइए कि पहलगाम में जो हिंदू मारे गए वहां पे किससे आतंकियों ने मारा उसे? अभी अभी आपके नेता का स्टेटमेंट सुन रही थी, सुनिए, शब्द बताती हूँ आपको, मैं बोलना नहीं चाहती थी, सुनिए। अशोक जी, अभी अभी टीएमसी की प्रतिक्रिया मैंने चलाई है, सुनिए सर, अभी अभी टीएमसी की प्रतिक्रिया चलाई है मैंने, पता है किस शब्द का इस्तेमाल किया? एक्सट्रीमिस्ट ने जो हमला किया पहलगाम में, आप लोगों को टेररिस्ट बोलने में समस्या होती है, एक्सट्रीमिस्ट दिखते हैं वो आपको, आतंकी नहीं दिखते आपको वो लोग। आपको एक्चुअली क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भारत में, अरे सर टीएमसी के नेता का बयान है, टीएमसी के नेता का बयान जो अभी अभी चलाया मैंने, आपने नहीं सुना तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। राजनीतिक नहीं है। सौरभ सिकदर साहब आपको लाते हुए, सौरभ सिकदर साहब आपको लाते हुए, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल टीएमसी का जो प्रवक्ता है उसको सुन रहा था। सबसे पहले इनको तो शर्म आना चाहिए कि पहलगांव में जो नारकीय घटना हुआ है तो उसको लेके भी टिप्पणी कर रहा है। अरे वो जो किया था उसको तो उसका जवाब मिल गया है, उसका तो घर में घुस के हमारे सेना मार के आए। बीच में मत बोलिए, बिल्कुल बीच में मत बोलिए, आपका बकवास बहुत देर से सुन रहा हूँ। और उसके बाद जो है आज बंगाल में पूरा एक पोषण की राजनीति चल रहा है। इसका मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो खड़े आप कलकत्ता में खड़ा होकर सोचते हैं कि हम अभी ट्रेलर दिखाएंगे और उसके बाद मुर्शिदाबाद में दंगा हो जाता है। इसे रिपोर्ट में दिया हुआ है पुलिस 300 मीटर के अंदर पुलिस अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले कार्रवाई तो ये पुलिस अधिकारी के ऊपर होना चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए जो वर्दी पहन के आज टीएमसी का नौकरी कर रहा है। देखिए होम मिनिस्टर जो है शर्मा जी, आपके टाइम में मैं चुप था, यहाँ बदतमीजी मत कीजिए, पूरा रास्ते में करके यहाँ कम से कम मत कीजिए। नेशनल चैनल का डिबेट के जैसा कीजिए। आपके बोलने का टाइम इसके बाद अरे आपका पार्टी तो बदतमीजी, आप क्या करेंगे? किसमें बोल रहे हैं? मैंने आपको टाइम में बोला है क्या? मैंने आपको टाइम में टोका है क्या? आप जो है आपको समझ में आना चाहिए। अशोक जी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका भी पक्ष सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, बोलने दीजिए उनको भी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहां पे ये घटना हुआ था उससे 300 मीटर में पुलिस थाना था, ये रिपोर्ट में कहा गया। दूसरी बात है, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है जब यहां से 119 परिवार पास के जिला मालदा में जाके आश्रय लिया था, यही पुलिस जाके धमका के उसको वापस ले आए। तीसरी बात है,
जो मंदिर है टूटा गया, जो मंदिर तोड़ा गया, जलाया गया, पुलिस रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में आपके हाथ में है, पढ़ के देख लीजिए। देखिए, इसका एक मंत्री कलकत्ता में खड़ा होकर सीधा बोलता है कि हम अभी ट्रेलर दिखाएंगे गांव में, उसके बाद शहर में है। सिद्दीकुल्ला चौधरी, मैं नाम लेके बोलता हूँ, ऑन कैमरा उसने बोला था। उसके बाद इतने बड़े घटना हो जाता है। क्या इसका पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई किया है? क्या इसका जवाब मांगा गया है? उसने सारे आम मीडिया के सामने पब्लिक मीटिंग से ऐसी बात क्यों की है? नहीं किया गया है। तो आज इसका जवाब कौन देगा? इस स्टेट का जो पुलिस मंत्री है वही देगा ना, जो चीफ मिनिस्टर यहाँ का पुलिस मंत्री है। ये तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, ये टीएमसी का प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि ये वक़्फ़ बिल आ रहा है, केंद्र ने व्यवस्था क्यों नहीं, व्यवस्था नहीं क्यों किया? सिक्योरिटी का व्यवस्था करने का जिम्मेदारी किसका है? लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, उसका मुख्यमंत्री। सिकदर साहब, आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। सिकदर साहब, आपको एक बार फिर से मैं कनेक्ट करती हूँ। उससे पहले केतन जायसवाल आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग जब भी कहीं निकलते हैं तो आप लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, आप लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं। ये बताइए कि जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हुआ, और खासतौर पर अब जब रिपोर्ट सामने आ गई, जिस रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया कि कैसे राज्य सरकार की नजरअंदाजी थी, राज्य सरकार का संरक्षण था, राज्य सरकार के इशारे पर हुआ इन्वॉल्वमेंट तक टीएमसी का रहा, इस बात का जिक्र है। तो बताइए, फिर अगर हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़े, पलायन की स्थिति आ जाए, वहां पर घर जला दिए जाए, हिंदुओं को टारगेट पर लिया जाए, तो लोकतंत्र बचता है क्या फिर पश्चिम बंगाल में? जी नमस्कार सभी को। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नामक कुछ ऐसा है, तो आप सभी भ्रम में जी रहे हैं, है ना। अब और आज जब ये रिपोर्ट आई है, और मैं 20 मिनट से सबको बड़ी सभ्यता से सुन रहा था, मैं आशा करूंगा कि बाकी सब भी इसी तरह का सभ्यता का परिचय देंगे। तो आज जो रिपोर्ट आई हुई है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। यही सेम बात जो है हम पहले दिन से कह रहे हैं, और मैं पैनल में बैठे सभी का सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे सम्मानित लोग इस पैनल में शामिल हैं, शायद ही मुझसे ज्यादा नजदीक से, करीब से, या फिर सरजमीन से मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट को किसी ने देखा होगा। और अधीर जी जो उसी जिले से आते हैं, जो हमारे 5 बार के एमपी रहे उस जिले से, उन्होंने भी ये पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये जो दंगा था, यह पूर्णतः सुनियोजित, पहले से परिकल्पना इसकी की गई थी, और तृणमूल के लोकल स्तर के जो नेता थे वो इसमें पूरी तरह से, उनका संरक्षण नहीं था, वो इसमें शामिल थे, वही इसके जो है षड्यंत्रकर्ता थे। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, और आज जो ये रिपोर्ट आई है उसमें इस बात को मोहर लगी है। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि वहां से करीब 400 मीटर वहां से थाना है। थाने को खबर दी गई 15 मिनट 20 मिनट के बाद, पर वो थाना वहां से 4 घंटे के बाद वहां पुलिस पहुंचती है, और वो भी ढीले ढाले पुलिस का रवैया रहे। तो ये सवाल पहले दिन से हम कर रहे हैं कि आखिर पुलिस को किसका ऐसा निर्देश था कि वहां आपको देर से जाना है, या फिर जो एक प्राथमिक स्तर पे अगर पुलिस वहां पहुंचती, अगर त्वरित कार्रवाई करती, तो शायद ये घटना बहुत छोटे उस पर काबू पाया जा सकता था, पर किसके कहने पर? तो इसमें तृणमूल कांग्रेस की जो सहयोगिता, तृणमूल कांग्रेस की जो इसमें जो भूमिका है और उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि अगर आप 2021 के चुनाव देखेंगे बंगाल में, तो पहले बंगाल के चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती थी। हम बंगाल के लोग बड़े गर्व से कहते थे कि बाकी देश के किसी राज्यों में ऐसा होता होगा, हमारे बंगाल में किसी धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, वोट होता है जनता के मुद्दों पर यह दुर्भाग्य से है कि जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में आई है, तो तृणमूल का हाथ पकड़ के बंगाल में भाजपा का जब से प्रवेश हुआ है, यह दोनों पार्टियां मिलकर बंगाल की जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो बंगाल जाना जाता था, इसको पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया। और 2021 का चुनाव, इसका आप उदाहरण देखिएगा कि जनता के मुद्दे बिल्कुल साइड थे, और 21 का चुनाव हुआ था केवल और केवल सीए और एनआरसी के मुद्दे पर एक ध्रुवीकरण का चुनाव हुआ था, जिसमें क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस जो कि सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई के बावजूद भी उनकी सीटें बढ़ गई, और भाजपा जो 3 सीटें मात्र जिनकी थी, उनकी 3 से 73 हो गई। तो इस ध्रुवीकरण का फायदा चूंकि दोनों 21 के चुनाव में ले चुके हैं, इसी को दोहराने के लिए कांग्रेस का आंकड़ा भी थोड़ा बता दीजिए जायसवाल साहब। देखिए, मैंने कांग्रेस का आंकड़ा भी बता दीजिए। हम शून्य हैं,
देखिए, मैं सभ्यता की बात कही थी और आप अपने सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। मैं बड़ी धीरे से आपकी बात सुन रहा था। याद याद दिला देता बोलेंगे हूं, बस और तो मैं कुछ नहीं। सुनूंगा। अगर सभ्यता हो तो चुपचाप मेरी बात सुनिए। बोलिए बोलिए ना? सर, बोलिए मैं तो आपको खाली आंकड़ा याद दिला रहा हूँ, आप तो बात ही सुन रहा हूँ। केतन जी, बात नहीं पूरी करता, मैं तू मैं की बात नहीं करता, मैं बंद करता हूँ, आप बोलिए। ठीक है, केतन जी बात पूरी करें। जी, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, मैं एकदम सरजमीन की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट हैंड जो फीडबैक्स हमारे पास आती है लोगों से, क्योंकि वहाँ हर ब्लॉक में जो हमारे संगठन के नेता हैं, वहाँ के लोगों से मेरा परिचय है, मेरा उनसे रोज बातचीत होती है और मैं खुद भी संगठन का वहाँ काम करता हूँ उस जिले में। तो अब रह गई बात की अब तृणमूल कांग्रेस के छोटे स्तर के नेताओं ने इससे पहले सोचा था कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिससे कि एक ध्रुवीकरण का वातावरण होगा, क्योंकि 2024 का जब हम चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें जो 2 विधानसभा है शमशेरगंज फरक्का, उसमें कांग्रेस हमारी पार्टी की लीड हुई थी। वहां जो सांसद है वो हमारी पार्टी के ईशा खान साहब है। तो इसलिए ताकि उस माहौल को दोबारा अपने मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को एक भय के माहौल में और हिंदू कम्युनिटी को एक बीच में एक जो दरार पैदा करके इसका किस प्रकार से चुनावी फायदा लिया जाए, ये एक परिकल्पना थी। दो बातें आपके वक्तव्य से मैं निकालती हूँ। एक मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं, जल्दी से सर, 30 सेकंड में प्लीज करेंगे, फिर हेडलाइंस लेनी है मुझे। जी बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूं। तो मगर उसके बाद क्या हुआ कि मामला जो है इनके हाथ से बाहर निकल गया, बहुत ज्यादा वहां हिंसा भड़क गई। उसके बाद यही की राज्य सरकार की राज्य पुलिस ने वहां के हमारे जो चीफ सेक्रेटरी ने बीएसएफ को पत्र लिखा, उनसे मदद मांगा। बीएसएफ वहां गई, वहां मदद की। वहां पे जो पहले हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया गया, हिंदुओं के घर लूटे गए, बात बिल्कुल जायज है। उसके बाद जो बात मीडिया में नहीं आई वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब इन्होंने देखा, वहां के लोकल तृणमूल कार्यकर्ताओं ने और पुलिस ने देखा कि एक तरफा ये मामला हो गया है, फिर उन्होंने वहां के 2 वार्ड हैं शमशेरगंज के, वहां अन्नाधुन इन्होंने फायरिंग की, जहां 17 मुसलमान भी उसमें घायल हुए। उसमें से आज 4-5 लोग वहां मुसलमान भी मारे गए हैं। पर ये जो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस मिलकर जो बंगाल का जो माहौल खराब कर रही है, और वक्त मैं बताऊं, वक्त के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं, इस दंगे का वक्त कानून के विरोध में जो शांतिपूर्ण वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वहां शराब की दुकान से 2 बातें आपकी लेते हुए, एक तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स वापस से पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा बंगाल में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। ये केतन जी की तरफ से अभी जो उनकी बातें थी उसमें से निकलकर सामने आई। संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि ये सब कुछ राजनीतिक साजिश है जो बीजेपी आरोप लगा रहे थे। अब एक रिपोर्ट सामने आती है जिस रिपोर्ट में किस तरीके से सरकार का प्रभाव रहा, सरकार के नुमाइंदों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, कैसे नजरअंदाजी रही, पुलिस बलों ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ अब साफ नजर आता है। तो क्या अब भी ममता बनर्जी ये कह सकती हैं कि विपक्ष जानबूझकर इसे एक पॉलिटिकल हथियार बना रहा है और इसका इस्तेमाल कर रहा है, या एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? पूर्णिमा, किसी भी सभ्य समाज के लिए इस तरह का दंगा उसके माथे पे कलंक जैसे है। निश्चित तौर पे इस पे लगाम लगनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि इस तरह के दंगे और फसाद जब भी होते हैं तो बगैर वहाँ के स्थानीय प्रशासन और सरकार के मिली भगत के नहीं हो सकते हैं। यदि वो चाक चौबंद हो और चौकस हो तो निश्चित तौर पे ऐसे दंगे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ढील दी जाती है, उसके राजनीतिक कारण होते हैं। एक चीज़ और है, बार बार ये बात कही जा रही है कि वहाँ का टीएमसी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है। निश्चित तौर पे हम उसे नेता के तौर पे नहीं देखते हैं। यदि वो इन्वॉल्व है तो उस पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और मुकम्मल कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी एक नेता की वजह से यदि सरकार के बर्खास्तगी की बात हो या फिर इससे आगे कुछ एक्शन लेने की बात हो तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है। या फिर क्या ये चर्चा या जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, क्या ये टीवी की चर्चा बन के रह जाएगी या इस पर केंद्र सरकार कुछ काम भी करने वाली है, कुछ एक्शन भी लेने वाली है? हम लोग जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो उस गंभीर आरोप के बाद में क्या सरकार, केंद्र सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग करेगी, वहाँ के राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए अगला कदम उठाएगी? एक बात और इसमें संदेह पैदा करता है। घटना हुई, निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद है और शर्मनाक भी है, लेकिन तकरीबन 2 महीने के बीच में ये एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। मणिपुर में तो 2 साल हो गए, 6 महीने का और रिपोर्ट का ये समय दे दिया गया जो आयोग बना हुआ था वहाँ के जांच के लिए। तो मणिपुर में इतनी बेचैनी क्यों नहीं और बंगाल के लिए इतनी बेचैनी क्यों है? तो ये भी एक इशारा करता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति रक्त रंजित राजनीति रही है और उसका इतिहास यही रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार राजनीति होते समय या इलेक्शन होते समय इस तरह की बातें हो रही हैं। हर इलेक्शन में आप जब गौर करके देखेंगे तो इस तरह से रक्त रंजित इतिहास रहा है और इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार की पैनी निगाहें इस पे हैं कि चूक कहां हो रही है? क्या उस चूक को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है, या ये मैसेज दिया जा रहा है कि यदि यहां कुछ होता है तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और मणिपुर को भूल जाएंगे?
यदि आप एक्शन लेना चाहते हैं तो एक को 6 महीने के लिए आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, नवंबर तक के लिए उसका एक्सटेंशन कर दिया गया मणिपुर की रिपोर्ट के लिए। तो एक जगह त्वरित, एक जगह निष्क्रिय हो जाना, यह भी दिखाता है कि सरकार भी अपनी, केंद्र सरकार भी अपनी मंशा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती चली आई है उस तरह की राजनीति वो कर रही है और वहां के वर्तमान सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा पॉलिटिकली? देखिए, दोनों करता है इसीलिए फायदा होगा और इसीलिए इतना मैंने तो सवाल उठाया कि लोगों को यह जानना चाहिए कि आखिर 2 महीने में एक रिपोर्ट आ जाती है और एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सरकार है जहां 2 साल बीतने के बाद में भी 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाता है। तो यह तत्परता वहां भी दिखनी चाहिए ताकि लोगों को तो लगे कम से कम कि आप बैलेंस जा रहे हैं, लेकिन हमें यह बैलेंस नहीं दिख रहा है, केवल और केवल राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत हंसी आ रही थी आपको अशोक शर्मा जी, संजीव कौशिक जी की बात पर अचानक से जैसे उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन आपको इस बात का शायद एहसास नहीं कि आपकी राजनीति को और आपकी बचाव की मुद्रा को वो और ज्यादा हल्का ऐसे गंभीर मुद्दे पर करता है अगर आप इस तरीके से खिलखिलाकर हंसते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या फिर पूरे देश का कोई भी हिस्सा अगर किसी हिंसा, किसी दंगे का शिकार होता है तो किसी नेता, और खास तौर पर अब जब रिपोर्ट में टीएमसी का नाम है, कितना हल्का आप टेलीविजन पर खुद को महसूस करवा रहे हैं, इस बात का अंदाजा है आपको? मैडम, पश्चिम बंगाल जो है पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप बोलिएगा कि मुसलमान रहते हैं, ऐसा नहीं है मैडम। यहाँ पर आप देखे होंगे हिंदू का एक धर्म है। ये पूरे भारत देश का ढांचा है सर, ये पूरे भारत देश का ढांचा है और मुर्शिदाबाद, सुनिए सर, है ना, पूरे भारत देश का विविधता ही पूरे भारत देश का ढांचा है और पूरे भारत देश में इसी तरीके से लोग रहते हैं। जो महिला मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। सर मुझे ये बताइए कि इसका संदर्भ क्या है, मुझे संदर्भ प्रसंग समझाइए। अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का इस बात से क्या लेना देना है, ये बताइए। मुर्शिदाबाद का आप मेरे सामने 10 बार बखान कर चुके हैं कि कैसी जगह है, उसका संदर्भ क्या है, वहां हिंसा हुई। आप वक्फ को लेकर विरोध की बात कर चुके हैं, संदर्भ बताइए, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विरोध की तस्वीरें हमने देखी, तो संदर्भ क्या है? मैं बोलूंगा तो आप फिर बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड। सर मुद्दे पर फिर एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं ना सर। मैं मुद्दे पे ही ना मैं आपको शब्दों में पकड़ूंगी नहीं करूंगी मैं। आपने क्या बोला, मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ है हम उनकी घोर निंदा करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो भी दंगाई हिंदुओं ने जिन्होंने पलायन किया या जो मारे गए उनका कसूर बता दीजिए, और वो मारे गए वो आपकी निंदा लेकर क्या करेंगे ये बताइए। कंप्लीट नहीं करने देंगे तो हम बताएंगे नहीं, क्या करेंगे बताइए ना, वो हिंदू आपकी निंदा लेकर। सर जैसा दिया है क्या करेंगे? और अब जब रिपोर्ट आई है, पहले आप बीएसएफ पे घुमाते रहे, आपकी ममता बनर्जी बीएसएफ पे घुमाती रही, बॉर्डर्स कितने सेंसिटिव है, इन बातों का आप लोग जिक्र करते रहे। अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की जब जांच बैठेगी, जब सारी चीज होगा तो बहुत सा तथ्य आएगा मैडम सामने। एक दिन में आप सारी चीजों पे हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अगर आप नहीं, रिपोर्ट आएगी तो मैं उस आधारित तो उंगली उठाऊंगी ना सर, क्या दिक्कत है? उठाएंगे तो हमें भी तो हमारे सफाई का मौका दीजिए कि हम बोले। आपने दी ना सफाई, आपने उस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया। आपने दी ना सफाई, आपने उस रिपोर्ट का खंडन कहाँ किया? कहीं पे भी कुछ हुआ है तो उनकी वो निंदा नहीं करती है। सर मजहब के नाम पर चलेगी क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति? के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए क्या पश्चिम बंगाल? कभी ऐसा नहीं कहा। हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है क्या पश्चिम बंगाल? हमें एक ही नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो कहाँ पर रह पाए ये बताइए ना। पश्चिम बंगाल में काली पूजा भी होती है, ईद भी होता है। ऐसा होता तो हिंदुओं के घर पकड़ पकड़ के जलाए गए होते क्या? कहा जाता कि इसको जलाओ, ये घर हिंदू का है, पलायन करने के लिए मजबूर होते क्या लोग? गांव की घटना अभी तुरंत हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। यूपी में कितने हिंदुओं के घर तोड़े गए ये आपको नहीं पता है क्या? यूपी में तो हिंदू गवर्नमेंट है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या हुआ यूपी में? आप यूपी का इतिहास में निकालू क्या? अभी इन्होंने कहा था कि हमारे एक मिनिस्टर ने कुछ बोला, मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है उन्होंने जो सुफिया कुरैशी के बारे में बोला कि आतंकवादी की बहन है, वो सही बोला क्या? क्या नाम है सर आपके नगर पालिका पार्षद का, अध्यक्ष का क्या नाम है? अरे आप ही बताइए ना क्या नाम है। सर आप बताइए ना, रिपोर्ट आप पढ़ के बैठे, बताइए।
कोई कुछ महमूद आलम क्या है नाम सर, बताइए मुझे क्या नाम है? एक पार्षद का नाम आया है। हाँ। जिस पार्षद का नाम आएगा अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो 100% उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कब करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद करेंगे? आपने रिपोर्ट दिया है ना, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की? कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की? जो क्यों नहीं नैतिक जिम्मेदारी है? हमारे अंडरग्राउंड कर देंगे तब तक। अगर हमारे स्टेट में कोई भी घटना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, अरे कहने से नहीं होता है ना सर, जो हो रहा है वो दिख रहा है, कहने से क्या होता है? कहने को तो हम कुछ भी कह देंगे तो सत्य थोड़ी हो जाएगा। लेती नहीं है ना, हमारे को तो सीबीआई और ईडी के यहाँ पर हमारा हिसाब किताब बस आप ही को खौफ है सीबीआई और ईडी से, आप ही को खौफ है। भ्रष्टाचार होगा तो सीबीआई और ईडी आएगी ना फिर, या छोड़ देगी क्योंकि पश्चिम बंगाल है और अकेली महिला मुख्यमंत्री है? अर्जी कॉल में 6 महीना। अरे सर मुर्शिदाबाद पे रहिए, मुर्शिदाबाद पे रहिए। ईडी सीबीआई का खौफ कभी और बात कर लीजिएगा, उसका कभी और बात कर लीजिएगा। क्या वो हमारी बेटी के साथ जो गलत हुआ उसका न्याय मिला क्या? सीबीआई ने हमें न्याय दिया क्या? आप कैसी बात करते हैं? सर सुनिए, बेटी के साथ क्या हुआ, उसका न्याय हुआ कि नहीं हुआ, मत जाइए उस टाइमलाइन पर अभी, नहीं तो आपको सारा रिवीजन करवा दूंगी उन पिक्चर्स का। जब ममता बनर्जी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करना चाहती थी, डॉक्टर्स ने उस मीटिंग का बहिष्कार किया क्योंकि वो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहती थी। याद मत दिलाइए मुझे क्या क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में क्या होता है मुझे मत याद दिलाइए। रथ यात्रा निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में क्या होता है मुझे मत याद दिलाइए। रामनवमी में पश्चिम बंगाल में क्या होता है मुझे मत याद दिलाइए। कोई भी अगर काफिला गुजरता है किसी मस्जिद के सामने, पश्चिम बंगाल में क्या होता है मुझे मत याद दिलाइए, मत याद दिलाइए। आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, आपकी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल में, आप बात करिए अपने राज्य की। मैडम यूपी में जितने लोग भी मरे आज तक रिपोर्ट आई क्या? सर पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल में क्या होता है? ढक दे उसको, ढक दे उसको। लगा रही है वो नहीं चलेगा मैडम। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सौरभ सिकदर साहब, 4 साल से सरकार चला रहे हैं। सौरभ सिकदर जवाब दे दीजिएगा सर। पूर्णिमा जी, दिक्कत यह है कि जब भी इसको मुद्दे पे पूछा जाए टीएमसी के नेताओं ने भारत भ्रमण निकल जाता है, कभी मणिपुर, कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश। लेकिन अपने स्टेट में क्या हो रहा है? जो हिंदू जिस तरह से यहाँ खतरे में है, यहाँ दुर्गा पूजा का विसर्जन करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। जो बात अभी आप बोल रहे थे कि रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। अगर खतरे में है, अगर हिंदू सिकदर साहब वहाँ खतरे में हैं और अब रिपोर्ट सामने है तो बताइए केंद्र सरकार क्या करेगी इसको लेकर? आपके पास उन लोगों की लिस्ट है, आपके पास उन लोगों की लिस्ट है जिनको पलायन करना पड़ा, है ना सर? लिस्ट है ना, लिस्ट उनकी जिनको पलायन करना पड़ा, कैसे मदद कर रहे हैं उनकी बताइए सर। पूर्णिमा जी, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि गांव वाले बार बार बोला है कि यहाँ पे बीएसएफ या सीआरपीएफ का कैंप बनाइए, हमको इस पुलिस में भरोसा नहीं है। इसी रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। तो जो केंद्र सरकारी जो करना है कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उसमें भी ममता बनर्जी का दिक्कत है। वो सीधा बोलेगा कि फेडरल सिस्टम में केंद्रीय सरकार क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। जब आप पुलिस मंत्री होके आपके पुलिस यहाँ पे हिंदुओं का सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो तब तो केंद्र को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे महामहिम साहब ने भी बोला है कि ये जो है ये परिस्थिति बड़ा भयंकर है। आपको याद होगा पूर्णिमा जी, 2021 का चुनाव के बाद जो हिंसा हुआ था, वहां पे हाई कोर्ट का ऑर्डर में बोला गया था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, और वो वहां से यहाँ तक एक ही परंपरा चल रहा है 21 से 26-25 तक, कि जहाँ पे कानून कानून एक कौम के लिए है, कानून वोट बैंक के लिए है। ममता बनर्जी दूध देती है, जो गाय दूध देती है मैं उसका लाभ खाने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी ने खुद बोला है, जो गाय दूध देते हैं मैं उसका लाभ खाने के लिए तैयार हूँ। इसका एक मंत्री है फिराद हकीम, वो बोलता है कि कलकत्ता को हम मिनी पाकिस्तान बना देंगे। ये तो तुष्टिकरण का राजनीति कौन कर रहा है?
ये स्पष्ट हो रहा है। ठीक है सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल का हिंदुओं के साथ है, मोदी भी बंगाल का हिंदुओं के साथ है, और यहाँ हिंदुओं के ऊपर ये निपीड़न अत्याचार नहीं चलेगा। इससे पहले भी कई बार ये हुआ कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, केंद्र सरकार इसको लेकर क्या करेगी। अब जब हिंदुओं पर हमले हुए तो केंद्र सरकार क्या करेगी। अगर केंद्र सरकार को एक्शन लेना है तो फिर केंद्र सरकार को एक्शन लेना भी चाहिए। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। अवधेश जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेती हूं, फिर उसके बाद जायसवाल जी आपका एक क्लोजिंग कमेंट, और कौशिक जी आपका भी लूंगी। आपके साथ शुरुआत कर रही हूं अवधेश सर। व्हेन होम्स बर्न ह्यूमैनिटी ब्लीड्स, ये बात शायद बहुत मुश्किल से किसी को समझ में आती है जब कोई जगह दंगे का शिकार हो और नेग्लिजेंस कहां से हो, जो संरक्षण देने के नाम पर बैठा हो। नहीं, इसको दंगा तो हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल एक पक्षीय मजहबी हिंसा थी वो। एक वहां के हिंदू समाज के अल्पसंख्यक हिंदू समाज, निराश्रित, निरपराधी, अहिंसक, मतलब उसके विरुद्ध एक पक्षीय सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक हिंसा की गई थी। इसको दंगा कहना ठीक नहीं है। देखिए, अपने सामने स्थिति दो बिल्कुल स्पष्ट है। जब वो हिंसा हो रही थी तब भी पूरी तस्वीर सामने थी। पुलिस की मजबूरी हो गई थी कि वो सही रिपोर्ट कोर्ट में दे, उसने दिया। आज हमारे पास रिपोर्ट आ गई है कोर्ट के माध्यम से, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के चरित्र में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आने वाला है, यह भी साफ हो गया है। अब प्रश्न है कि इसके बाद क्या किया जा सकता है। अगर उनको 30-32% वोट उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बड़ा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का भारत विभाजन में बड़ी भूमिका रही है। जो डायरेक्ट एक्शन डे जिसको कहते हैं 16 अगस्त 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा अगर नहीं बंटने देंगे तो हम खुलेआम छोड़ देते हैं, हिंदुओं को मारा काटा जाएगा, और शुरू हो गया था। और वो भारत विभाजन की सबसे बड़ा कारण बना है। और मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, ये सब बड़े केंद्र थे उस समय कोलकाता के बाद। पर एक बहुत सख्त तो अब उस परिस्थिति में तो बहुत बड़े निर्णय की आवश्यकता है, जरूरत इस वक्त सर महसूस होती है। जायसवाल साहब 30 सेकंड्स का टाइमर रख रही हूँ, क्विकली रखेंगे टाइमर, और फिर उसके बाद कौशिक साहब आपके पास आऊंगी। जी देखिए, मैं तो पहले हैरान हूं, मैं समझ नहीं पा रहा कि तृणमूल के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो अनर्गल बोल रहे हैं और अपने बोलने दे नहीं है। मतलब उनके पास कोई उत्तर नहीं है। रह गई बात, वो कहती है कि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, तो हम तो ज्यादा ये उम्मीद करेंगे ना कि एक महिला के अंदर जो ममत्व भाव होता है वो ज्यादा होगा। उनका नाम ममता भी है, पर इतनी निर्मम, इतनी निष्ठुर वो एक शासक है कि वहां जिनके राज्य में लोग मारे जा रहे हैं। और ये जो एक नैरेटिव चल रहा है कि सिर्फ मुसलमान, हिंदू मुसलमान नहीं, वहां दोनों ही लोग मारे गए, मुसलमान हिंदू भी मारे गए हैं, और उसके बाद पुलिस ने फिर मुसलमानों पर भी गोलियां चलाई है, और वहां 17 लोग गोली से घायल हुए, 5-6 लोग मारे गए हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के एक तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, और दूसरा वहां के उनके नेता ही इन्वॉल्व थे इस घटना में। क्या हो रहा है? पूर्णिमा, 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां अपनी जमीन तैयार कर ली थी, मुझे लगता है कि इस बार वो लगातार कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार को शिकस्त दे। लेकिन बतौर एक केंद्र सरकार के तौर पर वहां की जनता हारती हुई दिखाई दे रही है कि यदि वहां की जनता के साथ, चाहे वो किसी भी समाज की क्यों न हो, उनके साथ जाती हो रही है, तो केंद्र भी चुप्पी साध ले, केंद्र भी राजनीति का हिस्सा बन जाए, और वहां की सरकार राजनीति कर ही रही है। ये बेहद शर्मनाक है। कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है सर, सियासत अपना काम कर रही है और उसकी कीमत एक आम आदमी इस वक्त चुका रहा है। वहां पर रहने वाले वो लोग जिनको टारगेट करके पलायन के लिए मजबूर किया गया, जिनके घर को निशाना बनाया गया, ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, जिसको लेकर जिम्मेदारी बनती है वहां की सरकार की। और केंद्र सरकार के लिए जरूरी है कि अगर राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो उसमें इंटरवेन करे और स्थिति को संभाले।